बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये एक दिखा दिया। दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे ऐसे ही सेम, बेस, शुगर, फॉस्फेट, और ध्यान रखना उसका जो फॉस्फेट यूनिट है, ध्यान रखना जो सेकंड मॉलिक्यूल हो गया उसका फॉस्फेट यूनिट इस OH के नीचे आना चाहिए। उसका फॉस्फेट यूनिट, ताकि वाटर बाहर निकल सके, इसके नीचे आना चाहिए स्ट्रक्चर बनाने में, ताकि थोड़ा इजी रहेगा। बेस लिया है, थोड़ा सा आगे से ले लेना इसको, ये बेस, शुगर, बेस। बेस तुम ऊपर कोई भी बना सकते हो, एडेनिन बना सकते हो, उधर भी वाटर बाहर निकलेगा बेस जब जुड़ेगा शुगर से। यहाँ HH, यहाँ HOH, यहाँ पे देखो H नीचे, CH2O, POH, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और एक O नेगेटिव, ये यहाँ से वाटर बाहर, और इसको जोड़ देना, और इसको जोड़ देना, तो इससे बन जाएगा डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इससे क्या बन जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5, ये बना लिया सबने क्या? फिर मैं रब करके इसी में शो कर दूंगा कि डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है। क्या बना लिया सबने ये? सबने बना लिया ये वंशिका, यस सर। वंशिका ये चीज क्लियर नहीं समझ आया? एक बेस लिया, एक शुगर लिया और कुछ फॉस्फेट लिया जो। सर थोड़ा बहुत तो आ रहा है, बाकी वीडियोस देख लूंगी पिछली वाली। नहीं अभी तुमने पीछे का किया नहीं चैप्टर, ये तो ऑलमोस्ट 80% चैप्टर खत्म हो चुका है। पर एक नया टॉपिक था इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि ना थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये अलग ही है उससे, उन टॉपिक से अलग ही है। अच्छा चलो, अब मैं ये रब कर रहा हूँ यहाँ से, ये ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ये रब करके मैं ऊपर ज्वाइन कर रहा हूँ O के साथ। ये बन गए यहाँ पे, और इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो मैं शो कर रहा हूँ ब्लू से। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये ऑब्जेक्टिव के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो वहां पे मिस हो जाते हैं। फॉस्फोएस्टर लिंकेज लिख दिया या कोई और नाम लिख दिया इस तरीके से, तो ये पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, फॉस्फोडाइएस्टर, डाइएस्टर लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये वाली लिंकेज आती है। अब ध्यान देना, तुम्हें दिख रहा है ये तो एक डाइन्यूक्लियोटाइड है, क्लियर, दिस इज डाइन्यूक्लियोटाइड। ऐसे मोर देन 100, मोर देन 1000 आते हैं तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोर देन 1000 आएगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी इसका ध्यान रखना, कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा ऊपर का 5 प्राइम, ऊपर का 5 प्राइम यानी 5 डैश, पांचवा कार्बन फ्री होगा, तो नीचे तीसरा कार्बन फ्री होगा, ये नीचे तीसरा कार्बन फ्री होगा। ये अपना कि कोई भी स्ट्रैंड जो है एक DNA की, वो ऐसे रन करेगी, अगर ऊपर 5 प्राइम खाली यानी पांचवा कार्बन खाली, तो नीचे तीसरा, नीचे एंड होगी थर्ड पे। और DNA के अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। एक स्ट्रैंड अगर 5 से 3 में रन कर रही है तो दूसरी स्ट्रैंड रन जो करेगी ना, वो 3 से 5 ऑल्टरनेट होती है, 3 प्राइम तो नीचे 5 प्राइम। क्या ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें? ये तुम्हें डाइन्यूक्लियोटाइड दिखाया। अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा तो ऊपर पांचवें कार्बन की वैलेंसी फ्री होंगी, तो नीचे तीसरे कार्बन की वैलेंसी फ्री होंगी। समझ गए कि नहीं? है ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं मेंस के अंदर भी, स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वो, इसलिए स्ट्रक्चर को करना जरूरी है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो तुमने सारे चैप्टर की हुई है वो करोगे, तो उसमें भी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है सबको कि नहीं? ऊपर अगर 5 खाली है तो नीचे 3 खाली होगा, इसलिए डीएनए में, जो कि एक डबल अल्फा हेलिक्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रैंड। हाँ अर्शी मैं बता रहा हूँ दोबारा, मैंने क्या बोला, देखो डाइन्यूक्लियोटाइड जब बनाया, अर्शी दोबारा देखो बार, डाइन्यूक्लियोटाइड जब बनाया तो डाइन्यूक्लियोटाइड में ऊपर अगर पांचवें कार्बन की वैलेंसी फ्री है,
ऊपर अगर 5वें कार्बन की वैलेंसीज फ्री है तो नीचे तीसरे कार्बन की वैलेंसीज फ्री होंगी। नीचे यहाँ से O से हटेगा ना, यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ से बनेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, यहाँ से बनेगी। तो तीसरा, ये मान लो बीच में बहुत सारी यूनिट्स हैं, बीच में क्या है, ये बहुत सारी यूनिट चल रही हैं यहाँ पे, तो ये कोई भी यूनिट है उसका तीसरा कार्बन नीचे फ्री होगा तो ऊपर 5वां कार्बन फ्री होगा। तो ये ऐसे डीएनए की स्ट्रैंड रन करती है। ऊपर अगर फिफ्थ खाली है, ऊपर अगर फिफ्थ खाली है तो नीचे थर्ड, और जो दूसरी स्ट्रैंड रन करेगी ऑल्टरनेटली, उसमें ऊपर 3 खाली है तो नीचे 5 खाली होगा। ऑल्टरनेट होंगे हमेशा, बोथ द स्ट्रैंड दे विल रन ऑल्टरनेटली। ये ऑल्टरनेट रनिंग होगी इसके अंदर। ये जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और आरएनए डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? इसको आगे मैं यूज करूंगा एक आध जगह, इसलिए। क्या ये क्लियर हो गया? yes. तो ये ध्यान देना जरूर, इसको याद भी कर लो, भी बना लो इसको 2-3 बार, अभी याद हो जाएगा ये। डीएनए डबल हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। सही ना? डीएनए आरएनए में डिफरेंस पूछा था फिर ये, चलो एक बार डिफरेंस नोट कर लो पहले, स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में क्वेश्चन आता है, फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। स्ट्रक्चरल डिफरेंस में ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डीएनए आरएनए, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही ना? तो डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट ये लिखेंगे स्ट्रक्चरल डिफरेंस में, डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड, तुम लोग पूरा लिख लो खुद, सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए के अंदर जो प्यूरिन्स होते हैं ए और जी होते हैं, और पायरिमिडीज होते हैं सीओटी होते हैं, पायरिमिडीज होते हैं सीओटी होते हैं। इसके अंदर प्यूरिन्स जो होते हैं बेस में ए और जी होते हैं, पायरिमिडीज जो है क्या थे वो, सी और टी की जगह क्या आता है, यू, यू टी की जगह क्या आता है, यू। सही ना? तीसरा, थर्ड, थर्ड डिफरेंस, बेस का डिफरेंस है शुगर का, शुगर इसके अंदर कौन सी थी, बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, याद आया कि नहीं? और इसके अंदर क्या थी, बीटा डी माइनस राइबोज। क्या क्लियर हो रहा है? ये शुगर ये वाली थी, बेसिस का डिफरेंस, शुगर का डिफरेंस, और डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए जो है मेनली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, मेनली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, तो आरएनए साइटोप्लाज्म में। डीएनए जो है इसके मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे, डबल स्टैंडर्ड है ये, मॉलिक्यूल्स लार्ज एंड हैज हायर मॉलिक्यूलर मास, हायर मॉलिक्यूलर मास इसमें लेस होगा क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड है। डीएनए का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो बेस, डीएनए का जो हाइड्रोलिसिस होगा तो बेस मिलेगा, शुगर मिलेगा, फॉस्फेट यूनिट। आरएनए का हाइड्रोलिसिस होगा तो बेस और शुगर मिलेगा, बेस और शुगर मिलेगा। ये क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स की नहीं? यहाँ पे पूरा रखना, डीएनए के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं एंड हैज ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास, आरएनए के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, लेसर मॉलिक्यूलर मास। नोट कर लिया है? पढ़ोगे तो और भी डिफरेंसेस आते हैं। अब मेन जो क्वेश्चन आता है ना पेपर में, वो फंक्शनल डिफरेंस आते हैं, फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। फंक्शनल डिफरेंस, ऊपर स्ट्रक्चरल था, नीचे फंक्शनल डिफरेंस। सही ना? डीएनए की यूनिक प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेट करने की, डीएनए रेप्लिकेट्स, डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन फोटोकॉपी जनरेट करना, इस तरह से मान सकते हो। डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट, डज नॉट रेप्लिकेट। है ना? डीएनए कंट्रोल्स हेरिडिटी ट्रांसफर,
डीएनए कंट्रोल्स हेरिडिटी ट्रांसफर, आरएनए आरएनए क्या करता है? कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस। क्या डिफरेंसेस समझ आ गए? रेप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है, क्या डिफरेंसेस क्लियर हो गए? यस याद जरूर कर लेना, छोड़ना नहीं कुछ भी इसके अंदर। फिर आ गया, फिर जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये मैं तुम्हें जब मैं डीएनए का स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड, जब मैं तुम्हें ये बता दिया कि जो डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो उसका मतलब स्ट्रक्चर तुम्हारा खत्म हो चुका है। तो इसमें डेफिनेशन लिखनी है सिर्फ तुम्हें, स्ट्रक्चर मैं तुम्हें ऑलरेडी बनवा चुका हूँ। द सीक्वेंस इन विच वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग 4 बेसेस आर लिंक्ड टू वन अनदर थ्रू शुगर फॉस्फेट बैकबोन। बताया था ना मैंने पीछे, ये चीज है। बेस 1 शुगर फॉस्फेट, बेस 2 सेम भी हो सकते हैं, शुगर फॉस्फेट, तो ये होल एन आगे चलता रहेगा ऐसे। बेस 3, फिर यहाँ शुगर फॉस्फेट। द सीक्वेंस इन विच वेरियस बेसेस are linked to one another through sugar phosphate backbone. The sequence in which various nucleotides containing 4 bases are linked to one another through sugar phosphate backbone. This gives the primary structure of nucleic acid. The sequence in which various nucleotides are linked to one another through sugar phosphate backbone gives the primary structure. और ये दिखा देना, इससे याद कर लेना, अपने आप ही लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि पूछेगा नहीं कोई भी, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कोई भी, तो लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर आता है तो तुम्हें 2 रूल एक्सप्लेन करने हैं, एक तो शार्गफ्स रूल और दूसरा बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। दोनों रूल एक ही हैं। शार्गफ्स रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायमिन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ATGC साइटोसिन। ये शार्गफ्स रूल है, याद कर लोगे इसे कि नहीं? number of moles of, according to Chargaff's rule, number of moles of adenine is always equal to number of moles of thymine and number of moles of guanine is always equal to number of moles of cytosine. ये अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, दोनों स्ट्रैंड को देखते हुए अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। ये शार्गफ्स रूल है। बेस पेयरिंग प्रिंसिपल देखो, इससे ही आया है ये शार्गफ्स रूल, बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। बेस पेयरिंग प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि A always pairs up with T, through double hydrogen bond। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पे ना अंडरलाइन कर देना, क्योंकि डबल बॉन्ड लिखाते हैं वो गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स है उसको। A always pairs up with T through double hydrogen bond and G always pairs up with C through triple hydrogen bond। ये ध्यान रखना है, A हमेशा T के साथ पेयर अप करेगा, G हमेशा C के साथ पेयर अप करेगा। A हमेशा T के साथ पेयर अप करेगा, G हमेशा C के साथ पेयर अप करेगा थ्रू डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बेस पेयरिंग प्रिंसिपल है। जब A हमेशा T के साथ ही पेयर अप कर रहा है तो A के मोल्स और T के मोल्स तो इक्वल ही होंगे। जब G हमेशा C के साथ पेयर अप कर रहा है थ्रू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड तो G और C के तो मोल्स इक्वल ही होंगे। तो इसलिए दोनों रूल लगभग सेम है। क्या समझ आ गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लियर होगा इसके कि नहीं? यस अब देखो, ये तुम्हें मैंने बता दिया। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई मेरे से बोलेगा न्यूक्लिक एसिड में क्या क्वेश्चन आना है पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा यही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है? द 2 स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल। 1 मार्क में यही क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जो 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए की, ध्यान देना, दो स्ट्रैंड्स है डीएनए की। मान लो एक स्ट्रैंड ये चल रही है इस तरीके से, ये दूसरी स्ट्रैंड है ये ऐसी चल रही है। तो अगर एक स्ट्रैंड चल रही है 5 प्राइम से स्टार्ट किया मैंने, 5 प्राइम से स्टार्ट किया, ये तुम्हें पता है, इसके डिस्टेंस गैप वगैरह तुम खुद देखना। 5 प्राइम से स्टार्ट किया मैंने इसको, और तो ये 3 प्राइम पे एंड करेगा। ये 3 प्राइम से स्टार्ट होगी तो 5 प्राइम पे एंड करेगी। तो अगर एक स्ट्रैंड पे मैं तुम्हें दे दूं कि एक स्ट्रैंड पे क्या बेसिस प्रेजेंट है, सपोज ए है, टी है, सी है, जी है,
G है, C है, T है, तो दूसरी स्ट्रैंड पे क्या होगा, क्या निकाल लोगे? मैंने एक स्ट्रैंड पे क्या दिया तुम्हें, A T, ये भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, A T C G G C T, ये दे दिया, तो दूसरी स्ट्रैंड पे क्या होगा, निकाल लोगे कि नहीं आंसर? अगर एक स्ट्रैंड पे ये है तो दूसरी स्ट्रैंड पे क्या होगा? बोलो। विधि बोलो जल्दी से, विधि। सर TAGGCGA। TAGCCGA, क्या समझ आ गया सबको कि नहीं? ए हमेशा टी के साथ पेयर अप कर रहा था, टी हमेशा ए के साथ, ये शार्गप्स रूल और बेस पेयरिंग प्रिंसिपल जो बताया है, ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। सर आपने इसमें वो नहीं कर दिया क्या, मतलब स्ट्रैंड चेंज नहीं कर दिया आपने इसमें? 5 से 3 3 पे नहीं, जाएगा ना? 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, सही है। देख एक बार, सर आपने ये ए टी, टी। ए, यहाँ सी है तो यहाँ जी आएगा, जी है तो यहाँ सी आएगा, जी है तो फिर सी आएगा, सी है तो यहाँ जी आएगा, टी है तो यहाँ पे ए आएगा। बॉन्ड यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, नीचे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या समझ आ रहा है ये? सर मतलब हर स्ट्रैंड 5 पे आपने स्टार्ट करी, 5 पे खत्म कर दिया आपने? 5 पे स्टार्ट होगी तो यही स्ट्रैंड देगा एक बार, 1 2 3, ये 3 पे खत्म हुई है, सर तो आपने ऊपर वाली वो 3। रेड वाले तो उस पे 5 पे करे ना? तो आपने रेड वाले 5 पे ले गए ना? अच्छा बीच तो में। उल्टा दिया हो कुछ में था, 5 प्राइम से स्टार्ट होगी, 3 प्राइम पे खत्म होगी, और दूसरी 3 से स्टार्ट होगी तो 5 पे खत्म। ओके। ये चीज लिखनी आ गई कि नहीं? एक स्ट्रैंड पे अगर TATCGT है तो दूसरी स्ट्रैंड पे क्या होगा, दूसरी स्ट्रैंड पे क्या होगा? इशिता बोलो जल्दी से, इशिता। यस सर। दूसरी स्ट्रैंड पे क्या होगा अगर एक स्ट्रैंड पे ये है तो? सर ATAGCA। ATAGCA, ये क्लियर, इजी है ना ये? यस एक जगह सर। ए लिखना है, एक जगह नहीं ना, बेस पेयरिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो अब बताओ, जो दो स्ट्रैंड्स रन कर रही हैं वो दोनों सेम है कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आइडेंटिकल हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं? सर जो दो स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री। रन कर रही हैं कॉम्प्लीमेंट्री है ना, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल। दिस इज, क्या लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे आंसर? दिस इज अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल which states that A always pairs up with T and G always pairs up with C। उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, A always pairs up with T, G always pairs up with C, double and triple hydrogen bonds, so the two strands are complementary and not identical। क्लियर हुआ कि नहीं है? This is according to base pairing principle which states that A always pairs up with T, G always pairs up with C through double and triple hydrogen bonds, so the two strands are complementary and not identical। क्लियर है कि नहीं है? यस। देखो, ये तुम्हें समझ आ गया ना? अब इसी के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मान लो दो डीएनए के सैंपल दे दिए तुम, ठीक ना, दो डीएनए के सैंपल दे दिए, एक सैंपल इधर दे दिया ऐसे, एक दूसरा सैंपल दे दिया ऐसे, और तुम्हें बोला इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है ऐसा टेम्परेचर जब दोनों स्ट्रैंड पार्शियली अनवाइंड करते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम से डिनोट करते हैं ऐसा टेम्परेचर जब दोनों स्ट्रैंड पार्शियली अनवाइंड कर जाए। 340 है और इसका 350 केल्विन है, एक का मेल्टिंग टेम्परेचर 340 केल्विन है, दूसरे का मेल्टिंग टेम्परेचर 350 केल्विन है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ ना 80/GC का रेशियो है 0.98, इसका मतलब क्या होता है? A+T/G+C का रेशियो दे रखा है 0.98। क्लियर है कि नहीं है?
अब मैंने क्या क्वेश्चन दिया है, 2 डीएनए के सैंपल है, एक सैंपल 1 सैंपल 2, दोनों के मेल्टिंग टेम्परेचर देखें, एक का मेल्टिंग टेम्परेचर 340 केल्विन है, दूसरे का मेल्टिंग टेम्परेचर 350 केल्विन है। मैंने बोला व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग देयर बेस कंटेंट, बताओ क्या बोलोगे इसमें, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग देयर बेस कंटेंट। किसके अंदर एटी पेयर ज्यादा है, किसके अंदर जीसी पेयर ज्यादा है, ये सब पूछना है, ये बताना था। सेकंड वाले में जीसी पेयर ज्यादा है। हाँ बहुत अच्छे, सेकंड वाले में जीसी पेयर ज्यादा है, क्यों बताया हिमांश? सर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा एनर्जी बिल्कुल सही है। इस डीएनए सैंपल का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है, इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर जीसी पेयर ज्यादा है, इसके अंदर जीसी पेयर जो है ज्यादा हो, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है, देयरफॉर इट मस्ट हैव हायर नंबर ऑफ जीसी पेयर्स, क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये केवीपीवाई में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया, डीएनए के सैंपल में 80/GC का जो रेशियो है इट इज 0.93, इट इज 0.93 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेनिन इज 93,000, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्वानिन कितने होंगे? निकालोगे आंसर? 80 ये दूसरा, ये भी क्वेश्चन केवीपीवाई में पूछा हुआ है। 80/GC का रेशियो 0.93 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेनिन है 93,000, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्वानिन कितने होंगे? निकाल लोगे कि नहीं? ये यस सर। कितने होंगे बोलो? 93,000 by 0.94। हाँ देखो 80/GC का रेशियो दे रखा है, 80/GC का रेशियो दे रखा है, यानी A + T by G + C is equal to 0.93, यानी twice of A, this implies twice of A by twice of G is equal to 0.93, तो A 2 से 2 कैंसिल, एडेनिन दे रखा है 93,000 और ग्वानिन पूछा है, तो निकाल लोगे कि नहीं? एडेनिन कितना है? 93,000, 93,000 डिवाइड बाय 0.93, this is equal to number of moles of guanine, this is equal to number of moles of guanine। क्लियर है कि नहीं? है 10 के 5 आ जाएगा ना? Yes, sir. यस। Number of moles of guanine will be equal to 10 के 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ guanine will be equal to 10 के 5, ये आ जाएगा। सही ना? तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं। अब मेल्टिंग टेम्परेचर दिया, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और देख लेंगे, एक प्रॉपर्टी और देख लेंगे, रेप्लिकेशन, जैसे बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, उसके अंदर एक तो तुम्हें पढ़ना है रेप्लिकेशन, लास्ट टॉपिक है रेप्लिकेशन, और दूसरा पढ़ना है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। उसमें बस ये पढ़ना है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किसके थ्रू होता है, रेप्लिकेशन। सही ना? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बोर्ड के पेपर में पूछ सकते हैं। रेप्लिकेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तुम लोगों के पास जो मेरे नोट्स हैं, उस नोट्स में सब कुछ दे रखा है। ये नोट्स किसी ने अभी, नोट्स किसी ने खोले हुए हैं कि नहीं? Yes, sir. नोट्स में दे रखा सारा कि नहीं? Yes, sir. नोट्स से, लेकिन नोट्स तुम अपने जरूर आना, ठीक है? तो क्या मैंने बोला, रेप्लिकेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ, द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। दिवा, दिवा, नहीं क्लास में। चलो देखो, प्रोसेस बाय विच ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। ये होता कैसे है? जैसे ही एक डीएनए के सैंपल के सामने ये डीएनए लिया, मान लो यहाँ पे ए था, यहाँ टी था, ये जी था, तो यहाँ सी होगा, यहाँ टी था तो यहाँ पे ए होगा, ये चल रहा है। अब ए के साथ टी जुड़ा होगा, जी के साथ सी जुड़ा होगा,
टी के साथ ए जुड़ा होगा डबल हेडेड बॉन्ड, तो यहाँ पे ट्रिपल हेडेड बॉन्ड। तो अब जैसे ही इस डीएनए सैंपल के सामने मेल्टिंग टेम्परेचर आएगा, या डीएनए रेप्लिकेशन से एक एंजाइम होता है वो आएगा, है ना, मेल्टिंग टेम्परेचर आया, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कुछ भी होता है, 350 केल्विन 340 केल्विन जो भी है। तो जैसे ही इसको मेल्टिंग टेम्परेचर मिलेगा तो दोनों स्ट्रैंड्स पार्शियली अनवाइंड हो जाएंगी, दोनों स्ट्रैंड्स पार्शियली क्या हो जाएंगी, अनवाइंड, ये अनवाइंड हो गई यहाँ तक। तो अब ये डीएनए की प्रॉपर्टी है, डीएनए की प्रॉपर्टी है कि ए के साथ टी आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे इसलिए ऑटोमेटिकली नया जो है टी जनरेट होगा, इधर नई स्ट्रैंड बनेगी, यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, और ऐसे यहाँ पे टी था तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, और एक नई स्ट्रैंड जनरेट हो जाएगी। ये मैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा हूँ यहाँ पे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या तुम्हें समझ आ गया? तो एक नया डीएनए का मॉलिक्यूल जनरेट हो गया कि नहीं यहाँ पे? इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फीचर्स जो है ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। जैसे ही डीएनए का सैंपल था, इसको जैसे ही मेल्टिंग टेम्परेचर मिला तो दोनों स्ट्रैंड्स दे गेट पार्शियली अनवाइंड, दे पार्शियली अनवाइंड हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड। और डीएनए की प्रॉपर्टी है कि ए के साथ टी आएगा, जी के साथ सी आएगा, टी के साथ ए आएगा, तो इसलिए अपने आप ही एक नया टी जनरेट होगा, टी फिर सी फिर ए, दिख गया ना यहाँ पे, ये जनरेट हुआ। ऐसे ही यहाँ पे ये टी था तो यहाँ पे ए जी सी, ए जी टी ए जनरेट हो गया। तो एक एक देखो अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे ट्रांसफर हुई, एक स्ट्रैंड कौन सी है, ओल्ड वाली है, और एक कौन सी है, ये वाली कौन सी है, नई वाली है। तो इस तरह से एक क्या है, इसलिए बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, यानी एक स्ट्रैंड जो है, एक स्ट्रैंड जो है पेरेंट्स की है तो दूसरी स्ट्रैंड क्या है, ऑफस्प्रिंग्स की है, जो इसलिए डीएनए ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, इस तरीके से। समझ आया कुछ की नहीं है डीएनए रेप्लिकेशन? ये डीएनए रेप्लिकेशन क्लियर हुआ कि नहीं? यस तो यही चीज है। ये क्या है, ये कुछ इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन रेप्लिकेशन बाय डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डिफाइन रेप्लिकेशन तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन एंड इट इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव क्यों है, बिकॉज ओनली वन हाफ ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड एंड ए न्यू वन इज सिंथेसाइज्ड। बिकॉज ओनली वन हाफ ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड। एक देखो, दो जो ये डीएनए का जो सैंपल आया, ये डीएनए का जो सैंपल आया यहाँ पे, एक तो क्या है, पुराना, एक पुरानी स्ट्रैंड है, एक नई स्ट्रैंड है ना, एक पुरानी स्ट्रैंड है, यहाँ पे देखेंगे ये एक कौन सी है, पुरानी वाली स्ट्रैंड है, और एक कौन सी है, नई वाली। ऐसे इधर ये नई वाली है तो ये पुरानी वाली है। तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, बिकॉज ओनली वन ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड एंड ए न्यू वन इज सिंथेसाइज्ड। क्या क्लियर हुआ है कि नहीं टॉपिक? ये पहली प्रॉपर्टी बता दी मैंने रेप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है बायोलॉजिकल फंक्शन जो न्यूक्लिक एसिड का है, उसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लिखना है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। एक होता है मैसेंजर आरएनए, बस तुम्हें नाम याद करना, कुछ नहीं करना। प्रोटीन सिंथेसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। एंड राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए ये, और मैसेंजर आरएनए, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, है ना, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब मेरा एक लास्ट टॉपिक रह गया विटामिन, ज्यादा से हार्डली 10 मिनट का है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है। अब मेरा एक टॉपिक रह गया कौन सा, विटामिन। वो तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन जो है उसके अंदर भी होगा, लेकिन एक बार मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या चीज है ये, और करके उसको भी जाना है, क्योंकि उसके केमिकल नेम वगैरह मेंस में पूछे जा रहे हैं, उसके केमिकल नेम्स वगैरह मेंस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो करना है। और एक बार तुम सोचो कि एक टॉपिक था कि क्या कौन सा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो एडवांस के पेपर में नहीं था, उसका भी एक क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया, ऑर्गेनिक से ट्रांसफर कर दिया किसमें, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इसलिए तुम्हें करके सारे चैप्टर जाने हैं और बहुत ढंग से करके जाने हैं। चलो अभी क्लियर हो गया कि नहीं है? हाँ बोलो दोबारा। सर रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड कर देना। रिकॉर्डिंग मैं बोल देता हूँ भेजने के लिए। अर्शी, सर मेरे इशिता, पास सेकंड लेक्चर की है बस।
चलो जो भी है भेज देना जी। इशिता तुम भेज देना मेरे को, क्रिस भेज देना एक बार। ओके सर। चलो अब तुम ये याद करके मेरे को याद करके जरूर भेज देना अभी 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, नहीं तो ये दोबारा टॉपिक नहीं हो पाएगा। न्यूक्लिक एसिड टॉपिक ऐसा है जो बायो वाले बच्चों को तो ढंग से आता है, जो मैंने पढ़ाया ना वो बिल्कुल जीरो लेवल है, ये लगा लेना, क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और भी बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है जो केमिस्ट्री में नहीं है। विधि, यस सर। विधि तुमने सारा डिटेल में पढ़ा होगा, ये तो न्यूक्लिक एसिड काफी डिटेल Yes, में ना sir. शायद उसमें। यस सर। हाँ तो इस तरह, हाँ केमिस्ट्री में नहीं है लेकिन हाँ केमिस्ट्री में जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर्स बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें करना है सब, वो तुम सबको करना है, उसको मत भूलना क्योंकि वो थोड़ा रिलेटेड है मेन से, उसको जरूर कर लेना ढंग से। विधि, यस सर। विधि पूरा टाइम वेस्ट हुआ गया इसमें अटेंड किया तो नहीं कि सर, कुछ मिला? नहीं कुछ हाँ मिला। तो कर लेना जरूर। स्ट्रक्चर्स। हाँ हाँ स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है। विधि ऐसी ना जैसे तुम अब छोटी छोटी चीजें कर रहे हो, कोई भी लेक्चर है ना चाहे यस वो सर। 11th का है या 12th का है, दोनों अटेंड कर रहे हो ना, कोई छोड़ना मत बिल्कुल भी, तो ही ओके फायदा सर। मिलेगा। नेक्स्ट ईयर रैंक लेनी है ना, 720 का सोचना है तो ही हो पाएगा, है ना। कोई भी चीज मत छोड़ना, छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, और शॉर्ट नोट जरूर बनाते रहना साथ साथ। यस सर। चलो याद करके जरूर भेज देना ग्रुप पे। ओके थैंक्स। कल करेंगे, कल ऑफलाइन क्लास में ऑर्गेनिक होगी और टाइमिंग वही 3:20। स्कूल खुल गए हैं काफी बच्चों के? क्या 3 o'clock का टाइम रख दूं कल? तो काफी बच्चों ने आज भी क्लास अटेंड नहीं किया। सर 3:20 के आसपास ही रख दो, आने में चलो 3:20, थोड़ा मुश्किल हो गया। तो 3:20 का ही टाइम होगा। ये हिमांश स्कूल जा रहा है क्या? तो मतलब कल नहीं जाऊंगा, मंडे को गया था, अब या थर्सडे या फ्राइडे जाऊंगा। अच्छा चल सही, सही। चलो कल 3:20 का ही टाइम होगा, और पढ़ के आना है, सारा काम करके आना है। कल मैं जो टॉपिक कराऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग, बाईसाइक्लो की नेमिंग, और एक थोड़ा सा साइक्लो रह गया वो खत्म करेंगे बस एक। और जीओसी मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगी।